आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग की शुरुआत हुई है। 1900 से लेकर 1918 तक द्विवेदी युग का साहित्य लिखा गया। इस युग की कविता में इस युग की कविता में विषय की दृष्टि से अपार वैविध्य एवं नवीनता आई है। द्विवेदी जी के प्रयत्नों से खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन गई। द्विवेदी युग की कविताओं में खड़ी बोली का प्रचलन प्रतिष्ठित में था। इस युग के जितने भी कवि, लेखक एवं साहित्यकार थे, वे सभी ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया और उसी में अपने लेख लिखे। तो इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में खड़ी बोली हिंदी प्रतिष्ठित हो गई थी। भारतेंदु युग तक कविता खड़ी ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी, लेकिन और गद्य खड़ी बोली हिंदी में लिखा जाता था। लेकिन द्विवेदी युग से पद्य और गद्य की भाषा खड़ी बोली हिंदी बनी। इस युग में एक और खड़ी बोली को ब्रज भाषा के समक्ष काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, तो दूसरी ओर विकसित चेतना के कारण कविता नई भूमि पर संचरण करने लगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा एवं वात्सल्यमय प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप अनेक कवि सामने आए जो उन्हीं के आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। इस युग के महत्वपूर्ण कवियों में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि का नाम उल्लेखनीय है। इस काल की कविताओं की विशेषताएं निम्न रूप से हम देख सकते हैं। इस काल की कविताओं की विशेषताओं प्रथम विशेषता जो है वो है देश प्रेम की भावना है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की प्रधान भावधारा थी। अंततः इस युग की कविता का मुख्य स्वर भी राष्ट्रीयता ही है। इस युग के प्राय सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं का प्रणयन किया। उन्होंने पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी एवं आत्मा की प्रेरणा दी। हमने देखा था पिछले लेक्चर में भारतेंदु युग के साहित्य में हिंदुस्तान में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद देश को स्वतंत्रता दिलाने के बीज जो डाले गए थे, वो वक्त वो बीज अंकुरित होता गया और राष्ट्रीयता की भावना साहित्य में भी प्रबल रूप से उद्घाटित होने लगी। और द्विवेदी युग में ये राष्ट्रीयता का भाव कुछ ज़्यादा ही उभर कर आया हुआ नजर आता है। राम नरेश त्रिपाठी अपने खंड काव्य में परोक्ष रूप से परतंत्रता के बंधन काटने का संदेश देते हैं। इसी प्रकार की रचनाओं में गुप्त जी की भारत भारतीय श्रेष्ठ और सशक्त रचना है। तो इस काल के रचनाकारों ने अपने साहित्य का विषय जो है वो राष्ट्रीयता रखा और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लोगों के मन में भावना जागृत करने का प्रयास किया। कितने विश्वास के साथ भारत भारती का भारतवर्ष की श्रेष्ठता की घोषणा करता है। भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त भारत की श्रेष्ठता की घोषणा करते हुए लिखते हैं, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थान है। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थान कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल जहाँ। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविताओं में भी देशभक्ति की लहर दिखाई देती है। वो कहते हैं, जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो
इस प्रकार से राष्ट्रीयता इस काल की प्रमुख विशेषता रही है। लोगों के मन में राष्ट्रीयता संचारित करने का काम इस काल के कवियों ने बखूबी किया है और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हर तबके तक ये पहुंचते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। और जिनको अपने देश के प्रति गौरव नहीं है, स्नेही तो यहाँ तक कहते हैं वो नर नहीं पशु है और वो तो मृतक के समान है। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारती में भी राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविताओं के लिखने के कारण अंग्रेजी सरकार ने इनकी इस कृति को जब्त कर लिया। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि द्विवेदी युग की जो प्रधान विशेषता है उसमें सबसे पहली विशेषता जो है वो देश प्रेम की भावना है। दूसरी विशेषता है नीति और आदर्श। द्विवेदी योगिन काव्य आदर्शवादी और नीतिपरक है। इतिहास पुराण से गृहीत कथा प्रसंगों के आधार पर अथवा कल्पनाश्रित कथाएं लेकर आदर्श प्रबंध अनेक काव्य लिखे गए। सभी में असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई। स्वार्थ, त्याग, आत्मगौरव आदि कुछ आदर्शों की प्रेरणा दी गई है। हरिऔंध के प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त की साकेत, रंग में भंग, राम नरेश त्रिपाठी कृत मिलन आदि आदर्शवादी रचनाएं हैं। इस प्रकार के पद्य लेखकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त आदि प्रमुख हैं। तो एक जगह पर प्रेम की महिमा का मंडन करते हुए राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं, गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। तो इस काल की कविताओं में आदर्श और नीति को प्रमुख स्थान दिया गया है। जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं ज़्यादातर उसमें आदर्श का बोलबाला है और नीतिमत्ता पर ध्यान दिया गया है। फिर इस काल के जो कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से नीति और आदर्श को स्थापित करने का प्रयास किया। इतिहास से प्रसिद्ध पुराण ग्रंथों के आधार पर, उन कथाओं के आधार पर या काल्पनिक कथानों के आधार पर इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से नीति और आदर्श को प्रस्तावित करने का प्रयास किया। इस काल की जो तीसरी विशेषता है, इस काल की कविताओं में सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। यह युग सुधारवादी युग भी कहलाता है। इस युग के कवियों ने सामाजिक समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, नारी उत्पीड़न, छुआछूत, बाल विवाह आदि को अपनी कविता का विषय बनाया। तो आदर्श और नीति के साथ साथ इस काल की कवियों ने सामाजिक समस्याओं को भी केंद्र में रखकर अपनी कविताओं को रचा है। दहेज प्रथा, नारी उत्पीड़न, छुआछूत, बाल विवाह आदि को कविता का विषय बनाकर इन्होंने अपनी कविताएं लिखी है। प्रताप नारायण मिश्र नारी के वैधव्य जीवन और बाल विधवाओं की करुण अवस्थाओं को देखकर रो पड़ते हैं और वो कहते हैं, कौन करेजा नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। तो ये जैसे कि हमने देखा भारतेंदु काल से एक सामाजिक लहर उठी थी और समाज सुधारों की एक जमात खड़ी हो गई थी। राजा राम मोहन राय से लेकर ये शुरू हुई जमात कि जिन्होंने हमारे देश में जो एक सामाजिक समस्याएं हैं, फिर चाहे वो बाल विधवा को लेकर, बाल विवाह को लेकर है या विधवा विवाह को लेकर है, विधवा केश मुंडन को लेकर है, ये जो कुप्रथाएं हैं थी उन कुप्रथाओं के ऊपर जमकर बरसे ये लोग। और जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे होने लगे, इस कुप्रथाओं के प्रति लोगों को चेताने का काम इन लोगों ने किया। तो द्विवेदी योगिन कविताओं में इन समस्याओं के ऊपर
मुखर बोल इस काल की कविताओं के कवियों में देखने मिलता है। प्रताप नारायण मिश्र नारी की इस अवस्था को देखकर, विधवा बाल विधवा की अवस्था को देखकर वो पीड़ित हो उठते हैं। नारी की दयनीय दशा का चित्रण मैथिली शरण गुप्त भी अपनी कविताओं में करते हैं और वो कहते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन तुम्हारी हाय यही कहानी, आंखों में है दूध और आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस दो पंक्तियों के माध्यम से ही स्त्री जीवन का करुण चित्रण हमें देखने मिलता है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। द्विवेदी युग काव्यधारा ने उपेक्षित नारियों को अपने काव्य में स्थान दिया। यशोधरा के माध्यम से गौतम बुद्ध की पत्नी का, साकेत के माध्यम से उर्मिला का, विष्णुप्रिया के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का उत्कर्ष भाग योजित किया गया है। सखी वे मुझको कहकर जाते, प्रियतम के प्राणों को पल में स्वयं सुसज्जित करके भेज देती रण में, क्षत्र धर्म के नाते सखी वे मुझको कहकर जाते। तो ये जो उपेक्षित नारी हैं वो कहती हैं अपनी सखी से, अगर जो मुझको कहकर जाते तो मैं खुद उन्हें क्या करती, क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए खुद रण में भेज देती, अगर वो मुझको कहकर जाते। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध ने वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास में के माध्यम से नारी उपेक्षाओं को उठाने की कोशिश की है। तो कुछ हद तक नारियों की दयनीय स्थिति का चित्रण इस काल की कविताओं में देखने मिलता है। सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत ज़्यादातर नारी समस्याओं को इन कवियों ने क्या किया है, चित्रित किया है। फिर चाहे वो और उपेक्षित नारियों को भी इस काल की नारियों की अगर हम समस्याओं की बात करें तो इतिहास में ऐसी बहुत सारी ये नारियां हैं जो उपेक्षित पात्र के रूप में हमें नज़र आती है। फिर चाहे वो यशोधरा के माध्यम से गौतम बुद्ध की पत्नी हो, साकेत के माध्यम से लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला हो, इनका चित्रण इस काल की कविताओं में देखने मिलता है। अगला मुद्दा इस काल की कविताओं का है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ है वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता। आदर्श तथा बौद्धिकवाद की प्रधानता के कारण द्विवेदी युग के कवियों ने वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मकता को अपनाया। पहले हमने देखा कि नीति एवं आदर्श को प्रतिष्ठित इस काल के कवियों ने किया है और इसी आदर्शवाद तथा बौद्धिकता की प्रधानता के कारण इस काल के कवियों की में इतिवृत्तात्मकता दिखाई देती है, वर्णन प्रधान रचनाएं दिखाई देती है। इतिवृत्तात्मकता के कारण इस युग में इतिवृत्त कथा पर अधिक बल दिया जाने लगा और प्रबंधात्मक रचनाएं अधिक लिखी जाने लगी। तो इस काल की कविताओं में हमें मुक्तक कविता कम ही और प्रबंध कविता ज़्यादा देखने मिलती है, क्योंकि इन्होंने जो आदर्श और नीति को स्थापित करने का प्रयास अपनी कविताओं के माध्यम से किया है वो कथा के माध्यम से किया है। इसीलिए इस काल की रचनाओं में हमें प्रबंध काव्य नज़र आते हैं। फिर चाहे वो साकेत हो, यशोधरा हो, विष्णुप्रिया हो या वैदेही वनवास हो, प्रिय प्रवास हो आदि रचनाओं में प्रबंध के माध्यम से आदि रचनाएं प्रबंध के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं साकेत, जयद्रथ, वध, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर आदि प्रबंध काव्य है। इसी प्रकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध जी की रचनाएं प्रिय प्रवास तथा वैदेही वनवास में इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता है। तो इस काल में ज़्यादातर प्रबंधात्मक रचनाएं लिखी जाने के कारण इतिवृत्ता कथा कहने के ऊपर अधिक बल दिया गया है। इसी कारण इस काल की रचनाओं में इतिवृत्तात्मकता ज़्यादा नज़र आती है। तो कुल मिलाकर आज हमने 4 मुद्दों को देख लिया द्विवेदी युगीन रचनाओं में, जिसमें सबसे पहले है वो देश प्रेम की भावना है, दूसरा है नीति और आदर्श है, तीसरा सामाजिक समस्याओं का चित्रण है और चौथा जो है वो इतिवृत्तात्मकता है। शेष भाग हम
अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में देखेंगे।